सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वित्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि फाइनेंस कितने प्रकार का होता है। यदि हम प्रारंभिक तौर पर देखें तो बेसिकली जो फाइनेंस है उसको मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। वित्त को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त। अब अपन ये देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है और निजी वित्त में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। जब अपन सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस, इसका मतलब यह सरकार के फाइनेंस से रिलेटेड है। चूँकि सार्वजनिक वित्त का संबंध सरकार के वित्त से होता है, तो इसके अंदर अपन इस बात का अध्ययन करते हैं कि सरकार आय की प्राप्ति कैसे करती है और उस आय को फिर जन कल्याण के लिए किस प्रकार व्यय करती है। क्योंकि आय के सोर्स के रूप में आजकल ऋण भी एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए सरकार के ऋण भी इसी फाइनेंस का हिस्सा माना जाता है। तो सार्वजनिक ऋण जो होते हैं, जब पब्लिक डेब्ट्स होते हैं, उनको भी अपन पब्लिक फाइनेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या हुआ? सरकार के आय प्राप्त करने के जरिए और उस आय को व्यय करने के तरीकों का जो अध्ययन होता है, उसी को अपन सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत तीन कैटेगरियां है या इसके सब सेक्टर जो तीन है। पहले आती है केंद्र सरकार, जैसा सबको विदित है। जैसे भारत में दो व्यवस्था है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसकी एक भाग के रूप में अपन कह सकते हैं केंद्र सरकार के जो आय व्यय के जो प्रावधान होते हैं या उनके जो तौर तरीके होते हैं, उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार जो अपने आय और व्यय करती है, उनके आय और व्यय करने के तरीके भी इसी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चूंकि समय के साथ साथ बदलाव आया है और अपन अब जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में जा रहे हैं, तब प्राइवेट सेक्टर भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट सेक्टर भी अपने आप में तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसको अपन आजकल पीपीपी मोड भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चूँकि यह सेक्टर भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, इसलिए उसको भी अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत अपन उस तीसरे सेक्टर का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें सरकार और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसीज होती है, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वित्त का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो है निजी वित्त, यानी कि प्राइवेट फाइनेंस। तो निजी वित्त में हम देखते हैं कि इस भाग के अंतर्गत निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के वित्त से संबंधित अध्ययन कार्य किया जाता है। अर्थात प्राइवेट फाइनेंस में अपन इस बात का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न व्यक्ति और निजी संस्थाएं अपनी आय को किस प्रकार प्राप्त करती है और उस आय को किस प्रकार अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यय करती है। तो हम देख सकते हैं कि निजी वित्त के अंतर्गत निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं के द्वारा कमाई गई आय और उनके व्यय करने के तौर तरीकों का अध्ययन किया जाता है। निजी वित्त को अपन वापस तीन सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत वित्त, यानी कि पर्सनल फाइनेंस। फिर आता है व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस, जो कि अपना मेन हेड है और इसी को अपन पूरा आगे सिलेबस के रूप में भी पढ़ेंगे। और तीसरा है गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का वित्त, यानी कि नॉन प्रॉफिट अर्निंग
इंस्टीट्यूट का। तो इस प्रकार अपन देखते हैं तो व्यक्तिगत वित्त में व्यक्ति के द्वारा उसकी जो डेली लाइफ है उसके कार्य के लिए जो धन का प्रबंध करता है उसकी बेसिक बातों को व्यक्तिगत वित्त के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत वित्त में अपन एक व्यक्ति विशेष को लेकर उसकी जो डेली लाइफ के बेस पे जो मनी मैनेजमेंट वो करता है भले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या फिर उसकी जीवन जीने के लिए, तो उसको अपन एज ए एक पर्सनल फाइनेंस के रूप में पढ़ सकते हैं। व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस, जिसको अपन ऑलरेडी डिस्क्राइब पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं कि व्यवसाय के लिए जैसा आप जानते ही हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त गतिविधियां व्यवसाय कहलाती है। तो चूंकि हर एक प्रॉफिट मेकिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए जो भी अपन वित्त की व्यवस्था करते हैं उन सब का अध्ययन इस व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। फिर आते हैं गैर लाभ कमाने वाली संस्थाएं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, और चूंकि जैसे अभी पहले बताया जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है वो तो बिजनेस कहलाएंगे। चूंकि इनका तो लाभ कमाना उद्देश्य भी नहीं है इसलिए हम इनको व्यापार न कहकर गैर लाभ कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। ये बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसका मोटो लाभ कमाना नहीं है, या फिर आप देख सकते हैं चैरिटी का है या फिर धार्मिक संस्था का है। तो इन संस्थाओं की जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है उसका अध्ययन भी अपन इसी निजी वित्त के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि निजी वित्त के अंदर अपन तीन चीज़ें पढ़ते हैं: व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक वित्त और गैर लाभकारी संस्थाओं का वित्त। इन सब का अध्ययन इसी निजी वित्त के अंतर्गत किया जाता है और अपना जो बिजनेस फाइनेंस है वो भी इसी का एक पार्ट है। फिर अपन देखते हैं वित्त के नए क्षेत्र, मतलब समय के साथ जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उन महत्वपूर्ण बदलावों के अनुसार फाइनेंस के नए नए सेक्टर भी हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि समय के साथ अब गतिविधियां बहुत तेज़ गति से हो रही है तो ऐसे में फाइनेंस को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ा। क्योंकि पहले व्यापार के लिए सीमित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी तो उसकी पूर्ति एक महाजन, साहूकार या बैंक से आसानी से हो सकती थी। लेकिन आज जिस तरह से लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो रही है जिसके लिए करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों रुपए में मनी की नीड रहती है, तो ऐसे इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए अब हम पूरी तरह से बैंकों पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए हमने क्या किया कि ऐसी जो लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्री होती है जिनको फाइनेंस करने के लिए हमने पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डेवलप किए ताकि उनकी जो फाइनेंस फंडिंग की समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो भारत में हम देखते हैं तो संस्थागत वित्त या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के रूप में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सब चीज़ें जो पर्टिकुलर किसी सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए बनाए हैं उनको अपन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर दूसरा अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस। क्योंकि आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जब पूरे विश्व को एक गांव की तरह मानकर अपन अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में दो देशों के बीच में जब व्यापार हो रहे हैं और बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं तो उस विदेशी व्यापार को बहुत स्मूथली करने के लिए या उसके लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था है उसको प्रॉपर वे में करने के लिए और उस बिजनेस से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स इशू है उनको सॉल्व करने के लिए हम जो भी चीज़ें करते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना भी हुई है और जिसमें हम देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह। और तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत न केवल विदेशी व्यापार करने के लिए वित्त की सहूलियत की जाती है बल्कि इसके अंतर्गत
विदेशी मुद्रा और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित समस्याओं का समाधान भी इसी का एक हिस्सा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त प्रारंभ से अब तक नए नए रूप में बदल रहा है। समय के साथ यह अपने आप को अपडेट भी कर रहा है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारे सामने फाइनेंस के नए सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वित्त के कुछ प्रकार थे जिनके आधार पर हम आगामी चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।